नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम भारत की राज्य व्यवस्था कर रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा भाग नंबर 5 चल रहा था। भाग नंबर 5 के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर 104 तक अनुच्छेद कवर कर लिए थे। मैंने आपको बताया था 94 से लेके 104 तक अनुच्छेदों के अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता, उन सब के बारे में बाई डिटेल चर्चा करी थी। इसके बाद में हम उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए अनुच्छेद 105 से लेके 112 तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 हमारा क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 के अंदर क्या दे रखा है? अनुच्छेद 5 के कुछ पार्ट हैं तो देख लेना। अनुच्छेद 105 पार्ट नंबर 1, यह संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। अभी देख लेना संसद के सदस्य कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तो लोकसभा होती है और दूसरा कौन सी होती है? दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245, ये जितने भी सदस्य हैं इन सभी सदस्यों को लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, या आप बोल सकते हो संसद के अंदर, बोलने की स्वतंत्रता देता है। बोलने की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? अभी देख लेना। जैसे हाल ही के सत्ता के अंदर बीजेपी की पार्टी है, ठीक है, तो बीजेपी के कुछ सांसद हो सकता है बीजेपी की पक्ष में हो सकता है बीजेपी की पक्ष में न हो, तो वो बोलने की स्वतंत्रता देता है। अभी जैसे अभी पीछे से किसान जो बिल अमेंडमेंट हुआ था, बिलों के अंदर उन सब पे चर्चा हुई थी ना, तो उन सब के अंदर जितने भी सांसद पंजाब से आते थे बीजेपी पार्टी के जैसे सनी देओल हो गया गुरदासपुर से, ऐसे बहुत से सांसद थे जो बीजेपी से आते थे, तो वो सभी सरकार की क्या कर रहे थे? वो सभी सरकार के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सरकार ने बिल ऐसे ही अमेंडमेंट कर दिया था, इसीलिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। बोलने का ये मतलब है भी आप चाहे सरकार की उसी पार्टी के हो जिस पार्टी की सरकार सत्ता के अंदर है, लेकिन आप वही बोलोगे जो आपको सही लगता है। ठीक है, चाहे वो पार्टी के खिलाफ हो चाहे वो पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता है। लोकसभा से हो चाहे आप राज्यसभा से हो, संसद के किसी भी सदन से हो, आपको खुल के बोलने की स्वतंत्रता है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 105 के अंदर 105 का पार्ट नंबर 1 हमें बताता है। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है 105 के पार्ट नंबर 2 की। 2 के तहत प्रदान करता है कि संसद का कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई में उसके द्वारा संसद में या किसी समिति में भी वोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभी देख लेना इस बात का क्या मतलब है। सीधा सीधा सा इस बात का मतलब निकलता है, जैसे संसद का कोई भी सदस्य होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य होगा, वो न्यायालय के किसी भी काम के अंदर या न्यायालय द्वारा बनाई गई कोई भी समिति के अंदर अपनी वोट नहीं डालेगा, अपनी वोट का उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था, अभी जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका होती है उन सबको न्यायपालिका से दूर रखा जाता है, फिर ही एक लोकतंत्र देश का निर्माण होता है। अगर ये तीनों मिक्स हो जाएंगी ना, तो फिर लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। क्यों तीनों मिक्स हो जाएंगी? क्योंकि देख लेना, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका या विधायिका जिसको बोल सकते हो, कानून बनाने वाले, कानून को लागू करने वाले और कानून की निगरानी करने वाले, तीनों आपस के अंदर मिल जाएंगे ना, तो फिर काम गड़बड़ होने लग जाता है। इसीलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कानून बनाती है, कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका उन सभी कानूनों को देखती है भी आज जितने भी कानून काम कर रहे हैं वो संसद के या सॉरी संविधान के दायरे के अंदर हैं या नहीं है। इन सब बातों का ध्यान कौन रखती है? इन सब बातों का ध्यान रखती है हमारी न्यायपालिका। इसीलिए तो फिर एक लोकतंत्र देश का निर्माण होता है ना। अगर तीनों रल जाएंगे तो फिर कौन सा लोकतंत्र देश का निर्माण हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद 105 के पार्ट नंबर 3 की। देख लेना क्या 105 और 194, 194 का अनुच्छेद जब आगे बढ़ाऊंगा सेम 105 की तरह ही है। वो क्या बोल रहा है कि अनुसरण में संसद तथा राज्य विधानमंडलों, 194 के अंदर किसकी बात कर रहा है? ये राज्य विधानमंडलों की बात करना है। ने अब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे प्रत्येक सदन उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां या विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की परिभाषित कर सकता है। इस बात का क्या मतलब है? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, ये तो हो जाएंगी संसद के अंदर यानी देश के अंदर, और दूसरी राज्यसभा, राज्य के अंदर क्या होती है? एक तो विधान परिषद होती है और दूसरी कौन सी होती है? विधानसभा होती है। ये दो ही होते हैं ना राज्य, ये तो राज्य के होंगे, राज्य विधानमंडल के हो जाएंगे ये दो सदन तो, और ये किसके हो जाएंगे? ये संसद के हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक देख लेना आज तक बहुत से ऐसे कानून बने हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जिससे ये खुद की शक्तियों को क्या कर सकें? सीमित कर सकें।
ठीक है, इनके पास अथाह पावर होती है, खुद की पावर इनके पास बहुत होती है। लेकिन आपको पता है देश आजाद हुए 1947 के अंदर आजाद हो गया था, 1950 के अंदर संविधान अपना अच्छे तरह से काम करने लग गया था। उसके बाद से आप सभी को पता है भी 105 संविधान संशोधन हो गए, लेकिन एक भी ऐसा संशोधन नहीं हुआ, न तो राज्य के अंदर हुआ, राज्य विधानमंडलों के अंदर हुआ, और न ही संसद के अंदर हुआ, जिससे एमएलए और एमपी की पावर को क्या किया जा सके, एक लिमिट के अंदर रखा जा सके। ठीक है, इसके बाद में 105 का 4 नंबर पार्ट किया गया है, जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का या कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उसके लिए संबंध खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिसी प्रकार संसद के अन्य सदस्यों के लिए लागू होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए जब मैंने आपको अटॉर्नी जनरल करवाया था ना, राष्ट्रपति के बाद में कौन सा करवाया था, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी करवाया था, तो महान्यायवादी मैंने आपको क्या बोला था, वो भी संसद के अंदर बैठ सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, संसद के अंदर बैठ सकता है। लेकिन ये क्या बात बोल रहा है भी उस व्यक्ति को भी वही अधिकार प्राप्त होगा जो संसद के अन्य सदस्यों को देता है। कौन देता है? संविधान का अनुच्छेद 105। चाहे वो संसद का सदस्य संसद के अंदर बैठता है, अगर वो संसद के अंदर बैठ गया तो उसी प्रकार से उसको अधिकार मिलेंगे जैसे संसद के अन्य सदस्यों को मिल रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है, भी होना भी जरूरी चाहिए। आप वैसे भी जाके अगर बैठ गए हैं ना संसद के अंदर, तो आपके पास ये सभी अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है 106 की। 106 के अंदर क्या बोल रहा है, आर्टिकल 106 के अंदर सदस्यों के वेतन। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, संसद के प्रत्येक सदन में सदस्य ऐसे वेतन और विशिष्ट करें जिसमें संसद समय समय पर विधि द्वारा अविभाजित करे, तथा जब इस संबंध में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं किया जाता तब ऐसे विशिष्ट ऐसे कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारियों पर जो भारत के डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू होता है प्राप्त करने के लिए नामांकित किया जाएगा। इस बात का क्या मतलब होता है, 106 के अंदर क्या बोल रखा है, संसद के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, उनका कोई वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। कहां पे की गई है? 106 के अंदर। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद में अनुच्छेद 107, 107 के भी कुछ पार्ट होते हैं, देख लेना। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है के अनुसार धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस बात का क्या मतलब होता है, संसद के अंदर देख लेना, एक तो कौन सा होता है, एक तो धन विधेयक होता है। ठीक है, एक कौन सा विधेयक होता है? धन विधेयक। और दूसरा कौन सा होता है? वित्त विधेयक, या आप सामान्य विधेयक बोल सकते हो। ठीक है, सामान्य विधेयक। ठीक है, अभी देख लेना, ये जब विधेयक सारे इकट्ठे आएंगे, लेकिन इनमें से कौन सा धन विधेयक है, कौन सा सामान्य विधेयक है, इन सबको अलग करता है कौन करता है? 107 का पार्ट नंबर 1। इसके बाद में बारी आती है 107 के पार्ट नंबर 2 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हों उस पर संसद की सहमति नहीं हो जाती। इस बात का क्या मतलब है, अगर हमने संसद के अंदर कोई भी विधेयक भेज दिया, ठीक है, विधेयक भेज दिया, उस विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, बाकी सभी विधेयक की, धन विधेयक को छोड़ के बाकी जितने भी विधेयक होते हैं, अगर वो संसद के अंदर चले गए, उस विधेयक को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक संसद के दोनों सदन उसको पास न कर दें। 107 के पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें ये बात बोली गई है। यानी संसद के दोनों सदन का क्या मतलब होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ये विधेयक पास करने होते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 107 के 3 के तहत यह कहा गया है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यगत नहीं हो पाता। सत्रावसान का कोई मतलब होता है उस सत्र की समाप्ति। इसलिए अगर कोई विधेयक सत्र की समाप्ति के कारण लंबित हो गया है तो समाप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए इसका क्या मतलब होता है, मानसून सत्र के अंदर एक विधेयक आया, मानसून सत्र मैंने आपको बताया था जुलाई के अंदर आता है,
जुलाई और अगस्त के अंदर 2 मंथ के लिए आता है ना मानसून सत्र। अभी मानसून सत्र के अंदर कोई भी विधेयक आया, मानसून सत्र के अंदर उसकी कार्यवाही पूरी नहीं हुई, ठीक है, और वो विधेयक बच गया, यानी उस पे चर्चा रह गई, या तो लोकसभा के अंदर रहेगी या राज्यसभा के अंदर रहेगी। इसके बाद में क्या हो गया, लोकसभा राज्यसभा किसी को क्या कर दिया गया, विघटित कर दिया गया, यानी अभी आगे कौन सा सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा ना। कौन सा सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा। तो शीतकालीन सत्र के ये विधेयक तो अभी तक पड़ा ही है, पेंडिंग ही पड़ा है, लेकिन जब शीतकालीन सत्र आएगा तब उस विधेयक के ऊपर चर्चा दोबारा की जा सकती है, या दोबारा उस विधेयक को क्या किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। तो वो विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा, ये बात ये बोल रहा है 107 का पार्ट नंबर 3। इसके बाद में अनुच्छेद 107 का पार्ट नंबर 4, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा अनुच्छेद 107 के द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के भंग होने पर व्यगत नहीं होगा। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, चाहे लोकसभा के अंदर पड़ा हो, 103 तो लोकसभा की बात कर रहा है, लेकिन 104 किसकी कर रहा है, राज्यसभा की बात कर रहा है। अभी राज्यसभा के अंदर अगर कोई विधेयक लंबित पड़ा है और लोकसभा विघटित होगी, लोकसभा दोबारा जब आएगी तो वो विधेयक तब तक व्यगत आपको समाप्त नहीं किया हुआ माना जाएगा, आपको समाप्त नहीं किया हुआ मिलेगा, उसको आप दोबारा उसी समय या उसी जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सकते हो उस विधेयक को, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 105। 105 एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, राज्य परिषद में लंबित है, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन होगा, संसद के विघटन पर व्यक्तिगत लोगों का होगा। इस बात का क्या मतलब होता है, मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी भी, लोकसभा या राज्यसभा दोनों की ही मंजूरी से कोई भी विधेयक कानून बनता है, तो वही बात ये बोल रहा है 108 के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 108 के अंदर क्या बोल रहा है कि अनुसार यदि किसी विधेयक या धन विधेयक को छोड़ के संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, अगर किसी भी विधेयक को, मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी भी विधेयक या धन विधेयक को छोड़ के संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब मैंने आपको लोकसभा का जो स्पीकर होता है या उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियां बताई थी, तो मैंने आपको बताया था भी लोकसभा का अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें ज्वाइंट मीटिंग होगी दोनों की, लोकसभा भी आएगी और राज्यसभा भी आएगी, उन दोनों की ज्वाइंट मीटिंग के अंदर उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। क्यों करेगा, मैंने आपको बता भी दिया था। अभी देख लेना, कोई भी बिल आया लोकसभा के अंदर, लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो गया, कोई भी ऐसा कानून या कोई भी एक आध व्यक्ति या एक आध संसद इस बिल से नाखुश है तो वो उसने पास नहीं किया, तो उस समय क्या करता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। कौन कर सकता है, मैंने आपको बताया था जब राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई थी, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति बुलाएगा। क्या बुलाएगा, दोनों सदनों की गतिरोध उत्पन्न होते ही दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, यानी ज्वाइंट मीटिंग जिसको बोलते हो, ज्वाइंट मीटिंग बुलाएगा राष्ट्रपति। लेकिन ज्वाइंट मीटिंग के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। इस बात का खास ध्यान रख लेना, क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है वनडे एग्जाम के अंदर। इसके बाद में 109 धन विधेयक राज्य की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। 109 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा होती है, आप सभी को पता है भी, धन विधेयक की किसी भी तरह से पैसे का कोई भी लेन देन करना या देश में किसी को पैसा देना, किसी राज्य को देना या किसी राज्य से लेना, या देश की संचित निधि होती है उससे पैसा निकालना, या किसी की सैलरी के अंदर घाटा वाधा करना, कुछ भी करना, उन सभी को क्या बोलते हैं, उन सभी को धन विधेयक बोलते हैं। तो धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार है, ये लोकसभा को अधिकार है, यानी धन विधेयक कोई भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाएगा। 2 नंबर इसकी बात है 109(2), लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यों की परिषद को इसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और राज्यों की परिषद विधेयक की वापसी की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर होगी। इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का ये मतलब होता है धन विधेयक किसको पास करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को पास करना होता है। लोकसभा ने धन विधेयक पास कर दिया, लोकसभा के सभी सदस्यों ने धन विधेयक को पास करके राज्यसभा के पास भेजा,
ठीक है। अभी राज्यसभा के पास भेजने के लिए क्या होता है, राज्यसभा के पास भेज दिया तो राज्यसभा को ये अधिकार है, अभी आप उस धन विधेयक के अंदर कमी निकाल सकते हो कोई भी, ठीक है। जैसे अभी लोकसभा ने भेजा भी 50,000 करोड़ रुपए चाहिए किसी भी काम के लिए, 50,000 करोड़, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों को ये अधिकार है, अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी इतने पैसे क्या करोगे, ठीक है। धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा भेज सकते हैं, कहां पे भेज सकते हैं, लोकसभा के अंदर पूछने के लिए। लेकिन अगर उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, निर्धारित तिथि से 14 दिनों की अवधि के भीतर कोई भी अगर राज्यसभा द्वारा कार्रवाई नहीं हुई धन विधेयक के ऊपर, तो धन विधेयक क्या होगा, अपने आप पारित माना जाएगा राज्यसभा से। लोकसभा ने तो पहले ही पास करके राज्यसभा के पास भेजा था, और राज्यसभा ने 14 दिनों के भीतर कोई भी कार्रवाई नहीं की तो उसको पास माना जाएगा। किसको पास माना जाएगा, धन विधेयक को। ये बात याद रख लेना, ये जरूर दिनों की संख्या याद रखना, 14 दिनों की संख्या, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 क्या कहता है, एक धन विधेयक को संविधान के परिभाषित किया गया है एक मसौदा कानून के रूप में, जिसे केवल प्रावधान है जो उसमें सूचीबद्ध सभी किसी भी मामलों से संबंधित किसी भी कर का अधिरोपण, कर का अधिरोपण होता है, टैक्स वसूलते हैं ना, टैक्स का अधिरोपण करना यानी टैक्स वसूलना, टैक्स बढ़ाना या उन्मूलन, टैक्स घटाना या टैक्स के अंदर छूट देना या परिवर्तन करना, घटाना बढ़ाना कुछ भी करना, विनियमन करना यानी उस टैक्स को बंद करना या टैक्स कोई नया टैक्स शुरू करना, केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेना या विनियमन यानी किसी भी देश से उधार लेना या किसी भी देश को उधार देना, विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, ये सभी बातें किसके अंदर आ जाएगी, ये सभी बातें धन विधेयक के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, धन विधेयक के अंदर आ जाएगी सारी की सारी बातें। ये बात आप खास करके याद रख लेना। इसके बाद में अनुच्छेद 111, विटो का अर्थ है निदेशात्मक मत। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, मैंने आपको क्या बोला था जब राष्ट्रपति करवाया था, भी संसद के अंदर लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा भारत देश का राष्ट्रपति, ठीक है। अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति न देकर उसे रोक लेता है। इसे वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, इसे वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति, ठीक है। इन दोनों ने पास करके इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अभी राष्ट्रपति के पास 111 अनुच्छेद है, उसके अंदर राष्ट्रपति को विटो पावर दी गई है। भी आपके पास जो विधेयक आया है उस विधेयक को आप अपने लिए रख सकते हो, अपने पढ़ने के लिए रख सकते हो, कितने दिनों के रख सकते हो, इस बात की कोई भी चर्चा कहीं भी नहीं है भारत के संविधान के अंदर, कितने भी दिनों तक राष्ट्रपति अपने पास वो विधेयक रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात इसके ऊपर क्या होती है, राष्ट्रपति कितने भी दिनों तक अनलिमिटेड, चाहे वो 5 साल तक की रख ले, ठीक है। ऐसा हुआ था एक बार जब ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डाक संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होके आया था, राज्यसभा से पास होके उनके पास आया था, इन दोनों से पास होके उनके पास आया था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी विटो का प्रयोग करके उस बिल को अपने पास रख लिया और आज तक उस बिल को कोई भी पास नहीं कर पाया, ठीक है। 1984 की बात है, ज्ञानी जैल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति होते थे तब की बात है, डाक संशोधन अमेंडमेंट नाम का एक बिल आया था राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने 111 के तहत अपनी वीटो का प्रयोग करके उसे अपने पास पेंडिंग रख लिया था। इसके बाद में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या बोला गया के अनुसार एक केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय विवरण होता है जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च तक समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष की परिभाषा आप सब लोग जानते होंगे, एक पूरा का पूरा वर्ष होता है, कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसके अंदर क्या बोला गया है, सरकार इस साल यानी पिछले साल क्या कुछ सरकार को इनकम हुई है या क्या कुछ सरकार ने खर्चा किया है, इन सब के बारे में चर्चा कहाँ होती है, इन सब के बारे में चर्चा होती है बजट के अंदर। 112 के अंदर क्या बोला गया है, बजट को परिभाषित किया गया है, बजट की
परिभाषा है। ये क्या परिभाषा है मैंने आपको बता दी है। एक वर्ष के अंदर केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एक वर्ष के अंदर सरकार का जितना भी खर्चा होगा, सरकार की इनकम होगी, उन सभी को किसी राज्य को कितना देना है, किसी राज्य से कितना टैक्स के रूप में वसूलना है, कितना टैक्स करना है, कहाँ से प्राप्तियां होगी, किस किस देश को उधार देना है, किस किस देश से उधार लेना है, कितना ब्याज के अंदर जाएगा, सब सारा लेखा जोखा किसके अंदर आ जाता है, ये बजट के अंदर आ जाता है। और बजट स्तर मैंने आपको बताया था 1 फरवरी से शुरू होकर कब तक चलता है, मई तक चलता है। और ये कौन करता है, जो आपका वित्त विभाग का मंत्री होगा ना देश के अंदर, उसके द्वारा बजट पेश किया जाता है। बजट की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर बताई गई है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। हमने अनुच्छेद देखे थे 105 से लेके 112 तक हमारे अनुच्छेद कवर हो गए हैं। 112 के अंदर आपको बजट की परिभाषा के बारे में बताया गया है। कल पार्ट नंबर 5 के अंदर ही हम पढ़ेंगे 113 से लेके आगे के अनुच्छेदों के बारे में बाई डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।